गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। इसमें आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस क्या है? द लैंग्वेज वेयर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एंड द प्रोग्राम फ्लो इज डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस सिलेक्शन और आइटरेशन ऑफ स्टेटमेंट आर नोन एज स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस। उसने क्या कहा है? द लैंग्वेजेस वेयर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, वो लैंग्वेज जहाँ पर प्रोग्राम के अंदर क्या हो, स्टेटमेंट्स का ब्लॉक हो। जैसे अभी आपने पीछे एग्जांपल में पढ़ा, आप प्रोग्राम लिखते हो क्या करते हो? स्टेटमेंट्स ही लिखते हो। और जो प्रोग्राम फ्लो है यानी कि जो एग्जीक्यूशन होगा वो किससे होगा? इज डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस सिलेक्शन और आइटरेशन ऑफ स्टेटमेंट। ये तीन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं कि जो प्रोग्राम फ्लो रहेगा वो सीक्वेंस में रहेगा या सिलेक्शन होगी या आइटरेशन होगी स्टेटमेंट्स की। इसको आगे मैं डिटेल में बताती हूँ। अगर प्रोग्राम फ्लो इन तीन तरीके से है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, अब हम ये तीन जो आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़े हैं ये हम देखते हैं कौन कौन से। सीक्वेंस, सिलेक्शन, सिलेक्शन को हम ब्रांचिंग भी बोलते हैं, और थर्ड आइटरेशन, आइटरेशन को हम लूपिंग भी बोलते हैं। सबसे पहले है सीक्वेंस। सीक्वेंस सबसे सिंपलेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा, जैसे ये आप प्रोग्राम की में एंट्री होगी, यानी कि प्रोग्राम में क्या होगा, आपने इंस्ट्रक्शंस लिख रखी होंगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा जहाँ पर हर एक इंस्ट्रक्शन का अपना काम होगा। आपने किसी पर्पज़ से ही लिखा होगा उस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो कंट्रोल क्या करेगा? पासिस सीक्वेंसली फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू अनदर। कंट्रोल क्या होगा? पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट पर जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट पर। इस तरीके से जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा का फ्लो होगा वो सीक्वेंस में होगा। तो इसका आपको फिर फ्लो चार्ट भी बनाना, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो फ्लो चार्ट क्या होगा? पहले एंट्री हुई, फिर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, इस तरीके से सीक्वेंस में चलता जाएगा। ठीक है, ये तो था सबसे सिंपल कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी कि सीक्वेंस। सीक्वेंस में ही फ्लो चलेगा प्रोग्राम का। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है कि आप कुछ स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये चले, अदरवाइज़ ये चले। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल से बताऊं कि आपके पास कोई प्रोग्राम आ जाए कि आपको चेक करना है कि नंबर इवन है या ओड है। कोई नंबर दे दिया जाए और वो बताना हो कि वो इवन है या ओड है, तो उसको आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड करके देखोगे, है ना। उस नंबर को आप 2 से डिवाइड करके देखोगे। अगर वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? नंबर इज़ इवन। और 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इस मीन्स नंबर इज़ ओड। ठीक है, तो क्या करोगे आप? तो इसका मतलब एक ही स्टेटमेंट चलेगी, या तो इवन वाली, या तो वो प्रिंट करेगा नंबर इज़ इवन, या फिर प्रिंट करेगा नंबर इज़ ओड। दोनों तो एक साथ कोई नंबर हो ही नहीं सकता। तो ऐसे केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं? सिलेक्शन। यानी कि हम कंडीशन डालेंगे। मान लीजिए आपने वो नंबर लिया है n, तो आप कंडीशन डालोगे कि अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, डबल इक्वल टू आएगा चेक करने के लिए। अगर वो इक्वल टू आ रहा है 0 के, यानी कि 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू है यानी कि येस है, तो यहाँ इंस्ट्रक्शन आप क्या डालोगे कि प्रिंट एफ नंबर इज़ इवन। और नहीं हो रहा तो यहाँ पर आप क्या डालोगे? नंबर इज़ ओड। ठीक है, और फिर इस तरीके से स्टॉप। तो क्या होता है सीक्वेंस में, सिलेक्शन में, या तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और या फिर ये, इनमें से एक ही होती है, तो आप सिलेक्शन कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप है आइटरेशन। आइटरेशन में क्या होता है कि आप कुछ स्टेटमेंट्स का जो ब्लॉक है उसको आप बार बार रिपीट पर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं कि जब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशन आप डाल दो कि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये इंस्ट्रक्शंस, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बार बार रन हो। ठीक है, तो ऐसे बार बार एग्जीक्यूट हो, फ्लो जो कंट्रोल है का फ्लो है वो वापस वहीं आ जाए जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। तो इसके लिए अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आपने पढ़ा था फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना था तो हमने कहा था रिपीट दीज स्टेप्स। आपने जब फ्लो चार्ट किया था तो बोला था रिपीट दीज स्टेप्स, जब तक कि आपने फिर कंडीशन डाली थी इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके से कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करवाना है, उस चीज़ को हम बोलते हैं आइटरेशन, और उसके लिए हम लूप्स यूज़ करेंगे। तो आगे आने वाले चैप्टर्स
में आप लूप्स की टाइप्स भी पढ़ोगे। तो इसने क्या कहा, रिपीटिशन ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड आइट्रेशन। जब हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करते रहते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, आइट्रेशन। समटाइम इट इज़ रिक्वायर्ड दैट वी रिपीट a group of instruction again and again depending upon the outcome of an iteration condition. If the outcome is true, then control shift back to the first instruction of the group and all instructions are repeated again. और इसी को क्या बोलते हैं, लूपिंग। जैसे यहाँ पर एंट्री हुई, आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट है, इसको रिपीट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लूपिंग कंडीशन डाल दीजिए कि भाई जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी वो वापस वहीं पर ही आ जाएगा, फिर से वो स्टेटमेंट चलेंगी, ट्रू हो गया फिर से वापस यहीं चलेगा। और जब आपको बाहर निकालना है तो कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, नहीं हो रही तो वो बाहर आ जाएगा, फिर आगे रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर में 3 टाइप्स पढ़ी। सीक्वेंस, वो तो सीक्वेंस में ही चलता रहता है। सिलेक्शन, आप एक स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, यानी कि सिलेक्ट करेंगे आप, या तो ये एग्जीक्यूट हो या फिर ये एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में सिलेक्शन। और अगर आपको रिपीट कराना कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को तो उसके लिए आप लूपिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ स्टेटमेंट। ये किसके अंदर आएगी, सिलेक्शन के अंदर। जो आपने सेकंड टाइप पढ़ी है सिलेक्शन, अब उसी के आगे हम उसके अंडर क्या क्या स्टेटमेंट्स आएंगे वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, आप यहाँ पर टेस्ट एक्सप्रेशन में इफ़ लिख के उसके ब्रैकेट में कंडीशन डाल देते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो जो भी स्टेटमेंट ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं आपने उन पर कंडीशन डाल दी कि भाई वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो ही हमें वो स्टेटमेंट्स लेनी है, अदरवाइज़ नहीं लेनी। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़। लगाते कैसे हैं, सिंटैक्स क्या है उसका, आप पहले क्या लिखोगे, इफ़, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्सप्रेशन, जो भी कंडीशन होगी, और फिर इस तरीके से ब्रेसिस के अंदर वो स्टेटमेंट ब्लॉक डाल दोगे। ठीक है, ब्रेसेस आपको क्यों लगानी है, अगर आप ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो इफ़ के साथ वो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट कंसिडर करेगा। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो आप उस केस में बेशक ना लगाएं, लेकिन अगर बहुत सारी स्टेटमेंट है तो आपको इफ़ के बाद ब्रैकेट ये वाली लगानी है कि भाई स्टार्ट हुआ है यहाँ और यहाँ एंड हुआ है, ये बताने के लिए। ठीक है, काम क्या है इफ़ स्टेटमेंट का, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ही ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आगे इसने ये बता दिया कि जैसे इफ़ x ग्रेटर देन 0 है तो x इज़ पॉजिटिव इंटीजर और प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ x इज़ दिस। तो इस इफ़ के साथ सिर्फ अब ये कंडीशन है कि अगर वो ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो ये प्रिंट करवाएगा, अदरवाइज़ नहीं कराएगा। अगर आपको ये दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर चाहिए तो फिर आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, नहीं तो वो इफ़ के साथ वाली स्टेटमेंट ही एक ही स्टेटमेंट कंसिडर करेगा इस कंडीशन के साथ। ठीक है, यही बता रखा है बस इसने। नेक्स्ट है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ सिर्फ इफ़ पढ़ा। इफ़ एल्स में जैसे मैंने अभी आपको सिलेक्शन के डायग्राम में बताया था, जैसे इवन नंबर का ही प्रोग्राम मैंने आपको बताया चेक करने के लिए कि अगर इफ़ में तो डालेंगे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक चलेगा, और अगर नहीं है तो भी आपको कोई स्टेटमेंट ब्लॉक रन करवाना है तो वो आप एल्स में डाल देंगे। ठीक है, क्या सिंटैक्स है, इफ़ ब्रैकेट में क्या डाला, एक्सप्रेशन, सिर्फ इफ़ के साथ एक्सप्रेशन डालना है, फिर ब्रैकेट्स में जो भी स्टेटमेंट्स आपको रन करानी है, एल्स में फिर से जो स्टेटमेंट आपको रन करानी है। ठीक है, तो क्या होगा, इफ़ के ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन डाला है अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट्स रन होंगी, नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली एल्स में जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, वो कंडीशन चेक करेगा, ट्रू हुआ तो इसमें घुस जाएगा, नहीं है तो वो सीधा एल्स पे जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, यही लिख रखा है इसने। तो फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, वही एंट्री, टेस्ट एक्सप्रेशन, ट्रू हुआ तो ये इफ़ वाला स्टेटमेंट ब्लॉक, फॉल्स हुआ तो एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक, फिर आगे रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसने एग्जांपल दिया, प्रोग्राम टू चेक इक्वालिटी ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स को चेक करना आपको कि इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो ये तो आप लिखते ही हो शुरू में, हेडर फाइल #include stdio.h #conio.h, फिर void main, फिर वेरिएबल डिक्लेयर करवाए a, फिर क्लियर स्क्रीन यूज़ करते ही हो, बता चुकी हूँ सारा मैं आपको पिछले चैप्टर में। फिर प्रिंट करवाया हमने एंटर द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, ये मैसेज एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। फिर दोनों नंबर्स को एंटर करवाया स्कैनएफ की हेल्प से, क्योंकि इंटीजर टाइप के थे इसीलिए हमने
कन्वर्जन कैरेक्टर यूज़ किया %d, ठीक है। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि ये नंबर इक्वल है या नहीं। तो इफ़ में हमने क्या कंडीशन डाल दी, a इक्वल ऑपरेटर b, ठीक है। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, a इज़ इक्वल टू b। अब यहाँ पर देखो एक ही स्टेटमेंट थी तो ब्रैकेट्स आप लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक से ज़्यादा होती तो इनकी ज़रूरत पड़ती। वैसे अच्छे प्रोग्रामर मतलब आपको ब्रैकेट्स लगानी चाहिए, आदत बना लीजिए। फिर एल्स में क्या डाल दिया, a इज़ नॉट इक्वल टू b, गेट सी एच। जैसे अब मैंने a और b में अलग अलग नंबर ले लिए 3 और 6, तो वो इक्वल नहीं है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स वाली स्टेटमेंट रन होगी। और एल्स वाली स्टेटमेंट क्या है, a इज़ नॉट इक्वल टू b, तो मैसेज ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम फॉर टेस्टिंग अ लीप ईयर। आप कोई भी ईयर दे रखा और उसको आपको चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो शुरू में तो ये काम है ही, उसके बाद हमने वेरिएबल ले लिया ईयर, फिर हमने मैसेज प्रिंट करवाया प्लीज़ एंटर एन ईयर, और फिर उस वैल्यू को रीड करा दिया, स्कैनएफ की हेल्प से वो वैल्यू एंटर करा दी। फिर यही इसने बताया यहाँ पे कमेंट डाल के, सिंगल स्टेटमेंट आफ्टर इफ़ एंड एल्स, तो ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लगा देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ के अंदर लीप ईयर चेक करने के लिए क्या कंडीशन है कि एक तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, दूसरा या तो वो 400 से डिवाइड हो जाए या 100 से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ़ 4 से डिवाइड हो जाए वो, यानी कि ईयर को जब 4 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए। एंड ये कंडीशन तो होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक हो जाए, कि या तो वो 100 से डिवाइड ना हो, ये किसका सिंबल है, नॉट इक्वल टू का, कि 100 से उसका जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 ना आए, मतलब 100 से डिवाइड ना हो, और ये ना हो तो फिर वो 400 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन और इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो कैसे लिखते थे, यहाँ पर हमें वो ईयर चाहिए था, किस टाइप का ईयर, इंटीजर टाइप का, तो %d इज़ अ लीप ईयर, कोमा किसकी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर, ईयर की, तो कोमा लगा के ईयर वेरिएबल लिख दिया। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एल्स में लिखेंगे कि वो लीप ईयर नहीं है तो %d इज़ नॉट अ लीप ईयर, कोमा लगा के ईयर लिख दिया। प्रिंट एफ, ये आप लिखना चाहो तो प्रिंट एफ करा दिया, लीप ईयर इज टेस्टेड, गेट सी एच लगाते ही हैं, ये हर बार मैंने आपको बताया था, और फिर मेन की ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसने एग्जांपल दिया है 2000 का, 2000 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 400 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये हो रही है ना कि 400 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ट्रू लॉजिकल एंड है ना, ये दोनों ट्रू हो तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो प्रिंट कर देगा कि लीप ईयर है, तो इसलिए 2000 इज़ अ लीप ईयर और फिर लीप ईयर टेस्टेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया और ऑफ सर्कल और रेक्टेंगल डिपेंडिंग ऑन यूजर्स चॉइस। क्या कि हमें सर्कल का एरिया निकालना है या रेक्टेंगल का एरिया निकालना, वो किस पे डिपेंड करेगा, यूज़र की चॉइस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, चॉइस एक वेरिएबल ले लोगे, और फिर एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए और एरिया चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ और विड्थ चाहिए और एरिया वेरिएबल चाहिए। क्लियर स्क्रीन यूज़ करती हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद। उसके बाद प्रिंट एफ में हमने क्या मैसेज प्रिंट करा दिया कि एंटर योर चॉइस 1 फॉर सर्कल। अगर आपको सर्कल का एरिया निकालना है तो आप 1 चॉइस यूज़ करेंगे, यानी कि चॉइस वेरिएबल में 1 वैल्यू डालेंगे, एनी अदर फॉर रेक्टेंगल, और 1 के अलावा कोई भी डाल रहे हैं तो वो रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा। तो हमने यहाँ पर चॉइस की वैल्यू एंटर करा दी। फिर वो चेक करेगा कि इफ़ अगर चॉइस 1 के इक्वल है, ठीक है, तो वो किसका एरिया निकालेगा, यहाँ पर सर्कल का। अब सर्कल का एरिया निकालने के लिए पहले तो रेडियस चाहिएगी, तो मैसेज प्रिंट करा दिया एंटर रेडियस, और फिर रेडियस की वैल्यू एंटर करा दी। फिर फॉर्मूला लगा दिया 3.14 इंटू आर पाई आर स्क्वायर, और फिर प्रिंट करा दिया उस एरिया ऑफ सर्कल को, ठीक है। एल्स में हमने क्या किया, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो एंटर लेंथ एंड विड्थ, फिर हमने दोनों की वैल्यू एंटर करा दी, फॉर्मूला लगा दिया एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, और फिर उसको प्रिंट करा दिया गेट सी एच। तो अब चॉइस की वैल्यू आप क्या डालते हो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, एंटर योर, पहले वो एज इट इज़ मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि एंटर योर चॉइस 1 फॉर सर्कल एनी अदर फॉर रेक्टेंगल, और फिर रेडियस की वैल्यू वो एंटर करा देगा, ठीक है। अब
चॉइस की वैल्यू ली क्या है 1, तो इसीलिए सर्कल का एरिया आएगा, इसीलिए उसने रेडियस मांगी और एरिया ऑफ सर्कल। 1 के अलावा कोई और डालते, जैसे 4 डाला तो फिर वो लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू मांगता और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता। यहाँ हाइट एंड विड्थ नहीं आएगा, लेंथ एंड विड्थ आएगा। ये करेक्शन कर लेना बुक में, यहाँ पर लेंथ आएगा, ठीक है। एंटर लेंथ एंड विड्थ और फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाल देगा इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ चॉइस। इसमें वो क्या कर रहा है, वही अगर चॉइस 1 ले रहे हो तो उन 2 नंबर्स का सम देगा और कोई अदर चॉइस ले रहे हो तो उनका सब्ट्रैक्शन देगा। जैसे अभी लास्ट एग्जांपल किया बिल्कुल उसी तरीके से। तो 3 नंबर ले लिए, 2 नंबर्स तो चाहिए हैं, तीसरा उनका सम स्टोर या सब्ट्रैक्शन स्टोर करने के लिए चाहिए है। चॉइस हमने चॉइस के लिए ही ले लिया, तो आप क्या करोगे, 2 नंबर्स इनपुट करा लिए, फिर एंटर मैसेज प्रिंट करा दिया कि ऐड करना अगर उन नंबर्स का सम चाहिए तो चॉइस में 1 डालोगे और सब्ट्रैक्शन चाहिए है तो 2 डालोगे। एनी अदर की बजाय यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए भी फिक्स कर दिया 2। तो स्कैन एफ %d चॉइस, यहाँ पर चॉइस की वैल्यू डालोगे। अगर चॉइस में 1 डाला तो सी में उनका सम चला जाएगा और उसको प्रिंट करा देगा, एल्स उनका डिफरेंस चला जाएगा और प्रिंट करा देगा उनका डिफरेंस गेट ch, ठीक है। तो क्या करेगा वो, 2 नंबर्स लेगा 6 और 3, ठीक है। चॉइस में हमने 1 डाल दिया, 1 डाल दिया तो उनका सम आ जाएगा 9, ठीक है। a + b = और %d की जगह इनकी वैल्यू आ जाएगी सम होकर। क्लियर है। और अगर यहाँ पर आप चॉइस की वैल्यू 2 डाल देते तो क्या मैसेज प्रिंट हो जाता, a - b = 3, ठीक है। जैसे अगले एग्जाम्पल में उसने बताया 2 नंबर्स 5 और 4 लिए उसने और उसके बाद चॉइस की वैल्यू उसने ले ली 2, तो उनका a - b = उनका डिफरेंस आ जाएगा। और अगर आप चॉइस की वैल्यू ना 1 लेते ना 2 लेते, कोई और ले लेते हो, मान लीजिए 3 ले ली, ठीक है। चॉइस = आपने क्या डाल दिया यहाँ पर 3, तो उस केस में क्या आउटपुट आएगा, एंटर 2 नंबर्स, आप 2 नंबर्स डालोगे, उसके बाद ये मैसेज एज इट इज़ प्रिंट होगा। यहाँ चॉइस की वैल्यू आपने क्या ले ली 3, ना तो इससे मैच करेगी ना इससे मैच करेगी, प्रोग्राम से ही बाहर आ जाएगा। तो यहाँ 3 डालने के बाद आप जैसे ही एंटर करोगे वो वापस से प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। इसमें क्या होता है, नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट में नेस्टिंग होती है। जैसे नेस्ट होता है ना, उसमें क्या होता है, एक के अंदर एक के अंदर एक, इस तरीके से आप डालते रहते हैं। मतलब जो भी नेस्ट बनाता है, जैसे चिड़िया ही नेस्ट बना रही है अपना, तो वो क्या करती है, एक तिनके के अंदर दूसरा तिनका डाल के उसी के अंदर डालती रहती है। तो ऐसे ही नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। इफ़ के अंदर आप फर्दर इफ़ यूज़ करते हो, ठीक है, और उसके अंदर फिर से इफ़ एल्स इस तरीके से यूज़ करते रहते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ़। जैसे अगर फ्लो चार्ट से समझे तो एंट्री हुई, आपने कंडीशन डाली, अगर ट्रू हुई तो ये है, फॉल्स हुई तो फिर से उसके अंदर हमने कंडीशन डाल दी इफ़ एल्स, इस तरीके से, तो नेस्टिंग होगी, एक के अंदर एक डाल दें। तो जैसे आपने ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का एल्गोरिथम किया था, तो अगर हम उसका प्रोग्राम लिखें तो ये दोनों तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आप लेते ही हो। उसके बाद वॉइड मेन 3 वेरिएबल ले लिए हमने a b c, 3 नंबर्स को चेक करना है ना, तो एंटर उनकी वैल्यू एंटर करा दी। फिर हमने क्या किया, इफ़ में डाला a > b, अगर a b से बड़ा है तो फिर आप a को c से चेक करोगे। तो इसी के अंदर हमने फिर से इफ़ एल्स डाल दिया, तो हो गई ना नेस्टिंग। इफ़ के अंदर फिर से हमने इफ़ लिख के कंडीशन डाल दी कि अगर a c से भी बड़ा है तो a ग्रेटेस्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो c ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और एल्स में किसको चेक करोगे, b को चेक करोगे, अगर b > c है तो b ग्रेटेस्ट हो जाएगा, एल्स c ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नेस्टेड इफ एल्स का। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट टू फाइंड रेंज ऑफ ए नंबर, नंबर की रेंज निकालनी है कि किस किस के बीच में है वो नंबर। तो एक नंबर लिया हमने, क्लियर स्क्रीन यूज़ किया, मैसेज प्रिंट किया, एंटर वैल्यू ऑफ ए, उसकी वैल्यू डाल दी। फिर कंडीशन हमने चेक किया क्या a < 100 है, अगर वो नंबर 100 से लेस है तो आप क्या प्रिंट करा दोगे, नंबर इज़ लेस देन 100। अदरवाइज एल्स में आप चेक करोगे कि वो 150 से बड़ा है अगर, तो आप प्रिंट करा दोगे नंबर इज़ ग्रेटर देन 150। और एल्स में इसका मतलब 150 से बड़ा नहीं है तो आप प्रिंट करा दोगे नंबर इज़ लेस देन 150। तो जैसे आपने a की वैल्यू 90 डाली तो 90 को 100 से चेक करेगा, लेस है, ठीक है, तो फिर वो प्रिंट करा देगा 90 इज़ लेस देन 100। तो एल्स वाले ब्लॉक में वो जाएगा ही नहीं। यहाँ भी नेस्टिंग ही हुई है ना, एल्स के अंदर फिर से इफ़ एल्स यूज़ किया, लेकिन अगर इस ये कंडीशन पे गया वो
ठीक है। 90 लेस देन 100 यही ट्रू हो गई तो यही मैसेज प्रिंट करा देगा और इससे बाहर आ जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं होती, मान लीजिए अगला एग्जांपल लें, जैसे ए की वैल्यू मैंने 135 ले ली, तो 135 100 से लेस नहीं है तो इसमें नहीं आएगा, तो एल्स में चला जाएगा। तो एल्स में फिर वो चेक करेगा क्या 135 150 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर इसके एल्स में चला जाएगा, तो फिर वो प्रिंट करा देगा नंबर इज़ लेस देन 150। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट, अभी आपने जैसे लीप ईयर का प्रोग्राम किया, ठीक है, लीप ईयर का प्रोग्राम हम इफ़ नेस्टेड इफ से भी कर सकते हैं। कैसे करोगे नेस्टेड इफ एल्स से? हैज़ इंक्लूड ये दोनों डाले, ईयर डाला, ईयर की वैल्यू एंटर करा दी। क्या कहा था मैंने? एक तो 4 से डिवाइड हो जाए और साथ में या तो 100 से डिवाइड ना हो या फिर 400 से डिवाइड हो जाए। तो हमने चेक किया इफ़ ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है, फिर ये तो होनी चाहिए, ठीक है। इस ये होने के बाद आप क्या चेक करोगे कि वो या तो 100 से डिवाइड ना हो तो भी वो लीप ईयर है, प्रिंट करा दोगे। एल्स में फिर डाला इफ़ अगर 400 से डिवाइड हो जाता है तो भी आप प्रिंट करा दोगे कि वो लीप ईयर है। और इसके एल्स में क्या डाल दोगे कि वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं हो रहा और इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप क्या प्रिंट करा दोगे कि वो लीप ईयर नहीं है। और 4 से ही डिवाइड नहीं हुआ तब भी आप क्या प्रिंट कराओगे कि वो लीप ईयर नहीं है। तो एक प्रोग्राम को आप कितने भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड है लीप ईयर को चेक करने का। तो हमने क्या किया, जो लॉजिकल एंड वाली कंडीशन थी उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, इफ़ के अंदर फिर से इफ़ डाल दिया। तो इसने ये कहा कि ये ऑपरेशन किसके इक्विवेलेंट हो गया, नेस्टिंग एंड इफ़ विद इन इफ़। अगर आप इफ़ के अंदर इफ़ डाल देते हो लॉजिकल एंड का ही काम करेगा। और लॉजिकल और की जगह हमने क्या किया, इफ़ के अंदर एल्स की नेस्टिंग कर दी। तो इफ़ के अंदर अगर आप एल्स डाल देते हो तो वो किसका काम करेगा, लॉजिकल और का। पीछे हमने यही एग्जांपल लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की हेल्प से किया था, यहाँ हमने ये नेस्टिंग से किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्राम टू डिस्प्ले मिसप्लेस्ड एल्स। मिसप्लेस्ड एल्स क्या कहा उसने, मिसप्लेस्ड एल्स क्या बता रहा है ये अभी बताती हूँ मैं एग्जांपल से। देखिए क्या होता है, जैसे आपने इंट ए एक वेरिएबल ले लिया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी। आपने इफ़ के अंदर डाल दिया ए लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है, चेक करेगा वो। अगर ट्रू है तो फिर चेक करेगा, अगर 5 से बड़ा है तो नंबर बिटवीन 5 एंड 15, और एल्स में डालेगा नंबर इज़ नॉट बिटवीन 5 एंड 15। वो क्या कह रहा है कि ये एल्स किसके साथ है, ठीक है। तो इस एल्स को वो इस साथ वाले इफ़ के साथ लेता है हमेशा। अगर आप ब्रैकेट्स नहीं डालते हो, ठीक है, जैसे मैंने ब्रेसिस बताया था ना आपको, अगर वो नहीं लगाते हो तो एल्स को वो साथ वाले इफ़ के साथ ले रहता है। तो इस एल्स को वो इस इफ़ के साथ कंसीडर करेगा कि अगर नंबर 15 से लेस है तो वो चेक करेगा, अगर 5 से बड़ा है तो नंबर बिटवीन 5 एंड 15 हो जाएगा। अदरवाइज अगर 5 से बड़ा नहीं है, ये एल्स इसके साथ है, अगर 5 से बड़ा नहीं है तो वो क्या कहेगा, नंबर इज़ नॉट बिटवीन 5 एंड 15, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आपको ये एल्स मान लो ऊपर वाले इफ़ के साथ चाहिए है तो उस केस में आप क्या करोगे, फिर ब्रैकेट्स लगाओगे। इफ़ ये कंडीशन लिखी और इस तरीके से कि ये इफ़ सिर्फ इसके साथ है, अब ये ब्रैकेट्स लगाने से क्या होगा, इस एल्स को अब वो बाहर वाले इफ़ के साथ लेगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट्स नहीं लगा रहे हो तो ये एल्स इस इफ़ के साथ कंसीडर होगा, और इस तरीके से ब्रैकेट्स लगा के आपने क्लियर कर दिया तो इसका मतलब अब ये एल्स बाहर वाली इफ़ के साथ लेगा। यानी कि इस एल्स के साथ कंडीशन क्या आएगी कि अगर नंबर 15 से बड़ा है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रैकेट्स लगा के क्लियर कर सकते हो कि एल्स किसके साथ है, नहीं तो वो फिर साथ वाली इफ़ के साथ ही कंसिडर करेगा।